तो देखिए सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास जो है फॉर्म जब भी आएगा उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर मैं आपको बता रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो सैनिक स्कूल के लिए सैनिक स्कूल के एडमिशन फॉर्म के लिए सैनिक स्कूल के एडमिशन फॉर्म के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले जी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो है जी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का चाहिए, पेरेंट्स का नहीं, बच्चे का। बच्चे के नाम पे होना चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपने ध्यान देने वाली हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में सबसे पहली जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि नेम ऑफ द चाइल्ड शुड बी करेक्ट। जो बच्चे का नाम है वो करेक्ट होना चाहिए, मतलब उसके स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। अब स्पेलिंग करेक्ट आप कैसे बताएंगे कि स्पेलिंग करेक्ट है या कैसे करेक्ट नहीं है? तो स्पेलिंग करेक्ट जो होने चाहिए should be according to name of child in the school। बच्चे के स्कूल में आपने क्या भरा है? एंड आधार कार्ड। बच्चे के स्कूल में क्या नाम है और आधार कार्ड पे जो नाम है वही सेम नेम आपका बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। मिस्टेक्स कहां होती हैं? जैसे कई बच्चों का नाम होता है, सपोज जैसे मैं यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं, राजन प्रीत सिंह। तो ये एक नाम है बच्चे का। तो कई बार क्या होता है कि आधार स्कूल में ये चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे ये लिखा है, ठीक है जी। आधार कार्ड में राजन अलग होता है, प्रीत अलग होता है और सिंह अलग होता है। तो ये आपका यहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम बन जाता है, जबकि यहां पे क्या था? आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था। अगर किसी का ऐसे नाम आ रहा है, ऐसी कोई मिस्टेक है, तीनों चीजों पे, आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे, आपके बच्चे के स्कूल में और आधार कार्ड पे जो स्पेलिंग है वो सेम होने चाहिए। ये ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि RAJIN लिखा हुआ है, राजिन लिखा है और इधर JAN चल रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग डिटो होने चाहिए, कोई बीच में ऐसे ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपने इंश्योर करनी है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सपोज इसके बाद एक और इसकी एग्जांपल देता हूं, राजन प्रीत सिंह। कईयों ने लास्ट में ढिल्लों भी लगाया होता है या कोई कास्ट और लगाई होती है। तो अगर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ है राजन प्रीत सिंह ढिल्लों और स्कूल में भी ये चल रहा है, तो आधार कार्ड पे भी ये आना चाहिए। आप ये चीजों का ध्यान रखेंगे कि इन तीनों सर्टिफिकेट पे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे, स्कूल पे और आधार कार्ड के पे बच्चे का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पहली बताई, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है वो कई बार आप पंजाब के वसनीक हैं या जहां के भी वसनीक हैं, रेजिडेंस है जहां के भी, वहां आपका पंजाबी या हिंदी या वहीं की रीजनल लैंग्वेज में आपका बच्चे का नाम लिखा होता है। ठीक है, आपके बच्चे का नाम जो होता है वो रीजनल लैंग्वेज में लिखा होता है।
तो आपका बच्चे का नाम, अगर आपका बच्चे का नाम रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी पंजाबी में आपका जहां भी आप रहने वाले हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका लिखा हुआ है, ठीक है जी, पंजाबी हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बच्चे का नाम लिखा है, तो उसको आपने कन्वर्ट करवाना है इंग्लिश में, कन्वर्ट टू इंग्लिश, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है जी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पेपर है वो लेना है जी एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, दैट इज अ सेंट्रल एजेंसी। हो सकता है कि वो आपका पंजाबी का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लें, हिंदी का भी कर लें, रीजनल लैंग्वेज का भी कर लें, कोई दिक्कत ना दें, पर एज ए सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी मैं ये मान के चलता हूं कि वो सेंटर में बैठे हैं, तो वहां पे आपका फॉर्म भी सारा जो है वो इंग्लिश में आता है। तो आपको जो करना है, आपके बच्चे का, हमने पेपर का मीडियम में इंग्लिश भरते हैं, ठीक है, और जो आपकी फॉर्म आता है वो भी सारा आपका इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश में आ रहा है, तो आपने आपका जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आपने इंग्लिश में भरना है, इंग्लिश में आपका होना चाहिए। बच्चे का नाम अगर पंजाबी, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में लिखा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराइए। कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक एफिडेविट बनवा लेना है उसके साथ। एफिडेविट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दोनों अपलोड नहीं होंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो जनरली आपके पास एक ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट होगा, ग्रीन कलर का, जो सीएमओ का हम बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिला होता है, ठीक है। तो ऐसा ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सर्टिफिकेट बड़ा इजीली बन जाता है। आप सुविधा केंद्र में जाइए, सुविधा केंद्र में जाके वहां पे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपने बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे जाके अप्लाई करेंगे, आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तो आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपके बच्चे का सर्टिफिकेट जो है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो इंग्लिश में उस पर लिखा आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा और साथ में आपका पंजाबी में भी लिखा होगा, या जो आप रीजनल लैंग्वेज जहां भी रीजन से बिलोंग करते हैं, बिहार से या जहां से भी, यूपी से, कहीं से भी, हिमाचल से, तो हिंदी में है वहां पे तो आ जाएगा। जम्मू कश्मीर से तो उनका भी आ जाएगा, तो सिमिलरली चलेगा, वो कोई इशू नहीं है। और ये जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा, जो आप सुविधा केंद्र से बनाएंगे, वो आपका व्हाइट कलर का सर्टिफिकेट बनेगा। ये ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास होगा, और उसमें जो नाम है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि बहुत से बच्चों का नाम पंजाबी में ही लिखा होगा, तो उसको चेंज करवाइए। तो जब आप सुविधा केंद्र में अप्लाई करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो व्हाइट कलर का आपको मिलेगा। ये है आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम चलते हैं सेकेंड डॉक्यूमेंट पे। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट की जो मैं बात करता हूं, सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका रेजिडेंस प्रूफ है। अब रेजिडेंस प्रूफ का मतलब क्या है? आप जहां पे रह रहे हैं वहां का प्रूफ है कि आप इस लोकेशन में इतने साल से रह रहे हैं, या इस जगह में, या इस सिटी में, या इस शहर में इतने साल से रह रहे हैं। तो सेकंड आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा जी आपका रेजिडेंस प्रूफ। ठीक है, तो रेजिडेंस प्रूफ आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप में से बहुत जाने बोलेंगे सर आधार कार्ड चल जाएगा। मैं बोलता हूं जी नहीं, आधार कार्ड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा जी? क्योंकि आधार कार्ड के टाइम पे हो सकता है आप जॉब यूपी में कर रहे हो, आपके पेरेंट्स यूपी में जॉब कर रहे हो, आप यूपी में जॉब कर रहे हो एज अ पेरेंट, तो आप यूपी के रेजिडेंट थोड़ी ना हो गए। अगर आप पंजाब के रेजिडेंट हैं, आपका घर पंजाब में है, तो आपको रेजिडेंस प्रूफ पंजाब का चाहिए। तो रेजिडेंस प्रूफ का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका सुविधा केंद्र से बन जाता है। ठीक है जी, रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए आपको सुविधा केंद्र में जाना है, सुविधा केंद्र या सुविधा सेंटर। ठीक है जी, आप कहीं भी चले जाइए, वहां से आपका ये सर्टिफिकेट बच्चे का बन जाता है। पर बनाना ये बच्चे के नाम पे है। दूसरी बात इसमें याद रखने, पहली बात इसमें रेजिडेंस प्रूफ का जो सर्टिफिकेट आपका बनना है ये बच्चे के नाम पे बनना है, नेम ऑफ द चाइल्ड। ठीक है जी, इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, इट शुड बी इन द नेम ऑफ द चाइल्ड। आपके बच्चे के नाम पे होना चाहिए सर्टिफिकेट, पेरेंट के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के नाम पे आपने सर्टिफिकेट बनाना है जो रेजिडेंस प्रूफ बोलेगा। इसको हम रेजिडेंस प्रूफ भी बोलते हैं और कई लोग इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। रेजिडेंस प्रूफ या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये आपका बनेगा कहां से? सुविधा केंद्र से बन जाएगा।
ठीक है जी। यहां अगर सुविधा केंद्र किसी स्टेट में नहीं है तो वहां तहसील होगी, तो तहसील में बन जाएगा रेजिडेंस प्रूफ। वहां पे आप जाके अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड में चेंज होने वाला है तो बेसिकली इसके लिए वो आपसे आधार कार्ड भी मांगेंगे बच्चे का। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि पहले करेक्शंस करवाइए और बाद में जो आधार कार्ड में नाम आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में नाम आ रहा है, इट शुड बी सेम। यहां पे भी आपके बच्चे का नाम जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी इसमें जो मैं बात करूंगा, तो जब फॉर्म आपका फिल होने, तीसरी चीज क्या है, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिख दिया, ये तो सबके पास ही होती है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जी, वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आते हैं तो सेल्फियां ली होती हैं जी आपने। बच्चा सेल्फी ले गया, आप ले गए, उसकी फोटो वहां से प्रिंट निकलवा दी। ये बिल्कुल नहीं करना है। आप एक एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो फोटो होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर इन ऑफिशियल मैनर, एक प्रोफेशनल मैनर में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, इसमें याद रखने वाली चीज ये है, जो आपके बच्चे की पासपोर्ट फोटो का बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जो पीछे पर्दा लगता है, ठीक है, कईयों का लाल होता है, कईयों का कुछ होता है, जो बैकग्राउंड होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, वो कौन सी होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए जी। ये बात याद रखिएगा, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट चाहिए। व्हाइट पर्दे के पीछे, व्हाइट पर्दा पीछे होना चाहिए, उसके आगे बच्चे की फोटो होनी चाहिए। लाल पीला हरा नीला पर्दा नहीं चलेगा। सर्कस में नहीं जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए जो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है, और अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है। तो और इसमें एक और चीज देखिएगा कि जब आप फोटो करवाने जाएं तो व्हाइट बैकग्राउंड तो है, तो बच्चे को व्हाइट शर्ट मत डलवा दीजिएगा या उसको व्हाइट अपना पटका मत बंधवाइएगा, ठीक है। थोड़ा ब्राइट क्लोथ पहनाइएगा ताकि उसकी फोटो जो है बिल्कुल क्लियर आए। और इसमें जब आप पासपोर्ट साइज फोटो करवाएं तो जनरली पासपोर्ट साइज फोटो वाले क्या करते हैं कि हमारा फ्रेम जो है उसको पीछे कर देते हैं, फोटो पीछे होती है, हमारा इतना इतना पार्ट चेस्ट तक का कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो बच्चे का फोटोग्राफ हो उसमें बच्चे का फेस जो है प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर क्लियर होने का मतलब क्या है कि जैसे ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, तो हमारा इतना पार्ट भी आ जाएगा चेस्ट का, तो फेस हमारा ज्यादा उसमें क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपकी पासपोर्ट साइज के जो भी आप फोटो करवाएंगे उसमें फेस ऑफ द चाइल्ड शुड बी क्लियर, शुड बी क्लियर, वो ज्यादा क्लियर होना चाहिए। एंड शुड कवर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम अब कितना मैक्सिमम एरिया, अप्रोक्सीमेटली 70%, 70 to 80% जो आपका फोटोग्राफ है बच्चे का, उसमें बच्चे का फेस क्लियर होना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा। तो 70 to 80% बच्चे का उसमें फेस होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीन जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने, ये सबके लिए कॉमन है, रेजिडेंस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फोटोग्राफ। इसके अलावा जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो मैंने पहले ही पॉइंट में आपको साथ में मेंशन कर दिया है। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको जो मेंशन किया था उसमें मैंने आधार कार्ड मेंशन किया था आपको, ठीक है जी। तो आपका जो बच्चे का आधार कार्ड है वो भी आपने लेके आना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत भी पड़ेगी। आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड। तो अभी इसमें कई बच्चों की ना फोटो जो है वो छोटे होते की लगी होगी, जब 5 साल के थे,
तो उसको अपडेट करवा लीजिए फोटो को, फिंगरप्रिंट्स भी अपडेट नहीं होंगे वो भी करवा लीजिएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज आधार कार्ड पे एक आपने चीज ध्यान रखनी है, एक तो बच्चे की जो फोटोग्राफ है बच्चे का, उसको अपडेट करवाइए। और दूसरा जो इसमें चीज है, उस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो फुल लिखी होनी चाहिए। कईयों की डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखी होती है जून 2010 या 2011 कुछ भी, उसमें आगे डे तो बताया ही नहीं है। या कईयों का सिर्फ ईयर लिखा होता है, कईयों का सिर्फ ये 2011 लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ फुल लिखी होनी चाहिए। किस तरह से? DDMMYYYY फॉर्मेट में। DD का मतलब आपकी जो डेट है 09, अगर 9 सितंबर है, 09 सितंबर है, सितंबर का 09 दिसंबर है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। और ईयर जो है 2011 या 2010 जो भी ईयर है वो साथ में इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। DDMMYY फॉर्मेट में आपकी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे, ये चीज इस तरह लिखी हो, ना कि इस तरह। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम बच्चे का आधार कार्ड जो है इसको हम आईडी प्रूफ लेके जाएंगे बच्चे ने जब पेपर देना है, ठीक है जी। तो इसमें आप ये चीज का ध्यान रखेंगे। और साथ में एक चीज और, जो बच्चे का आधार कार्ड है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कोई इसमें आपकी गड़बड़ है तो उसको ठीक करवाइए। कहीं पे किसी का एड्रेस का गड़बड़ भी हो सकता है तो उसको भी आप अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनना है बच्चे का। तो आप उसको ध्यान में रखिए। सुविधा केंद्र में जाएंगे तो बच्चे का आधार कार्ड मांगेंगे आपसे। तो जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उसी अकॉर्डिंगली आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसी अकॉर्डिंगली आपने चलना है। आगे हम बात करते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पेरेंट्स का आधार कार्ड, पेरेंट्स का आधार कार्ड चाहिए। वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ उसका नंबर मांगेंगे। हो सकता है मांगे, हो सकता है नहीं मांगे। तो आप अपना जो आधार कार्ड है, जब भी फॉर्म फिल करवाने आए मेरे पास, तो आपने क्या करना है, आधार कार्ड अपना भी लेके आना है। 6 चीज, जो छठा पॉइंट है इसका, 6 पॉइंट क्या है, जब भी आप फॉर्म फिल करवाने आएंगे, ठीक है जी, तो आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, जिससे बच्चे का फी फिल होगा, ठीक है जी, जिससे बच्चे की जो फी है, जो भी एग्जाम की होगी वो फिल होगी। वर्किंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होगी ये वर्किंग ना हो। 7th पॉइंट, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल आईडी सबकी होनी चाहिए, वो फॉर्म में मांगेंगे। 8th पॉइंट, फोन नंबर, आपका फोन नंबर मांगेंगे, तो ऐसा फोन नंबर देना है जो आप चेंज नहीं करें। कई बार होता है ना, हम टेम्परेरी फोन नंबर एक ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो फोन नंबर, यहां पे आपका जो फोन नंबर जाएगा, ठीक है जी, वही आपका फोन नंबर, उसी पे वो सारा कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे आपसे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आनी है तो उसी फोन नंबर पे आएगी, कोई मैसेज आएगा उसी फोन नंबर पे आएगा। तो आपको फोन नंबर जो है वो आपको एक ऐसा फोन नंबर लेना है जो कि आप चेंज नहीं करें, जो आपका रेगुलर यूज में होता है। और यहां पे फोन नंबर पे मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता हूं, खास करके डिफेंस वालों के लिए। तो डिफेंस वाले बच्चे जब भी फॉर्म फिल करवाने आए तो ऐसा ना हो कि आप जो फोन नंबर है अपने फादर का दे दें, जो वर्किंग में है, ठीक है। अगर वो सर्विंग में है, आप अपने फादर का फोन नंबर दे देंगे फॉर्म में लिखवाने के लिए, तो उनको मैसेज आएंगे। हो सकता है बेटा वो ले में बैठे हो सकता है वो सियाचिन में बैठे हो, जैसे आपके बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनके पास वहां पे नेटवर्क कब आता है कब नहीं आता है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी आप आए तो अपने मदर का जो फोन नंबर है वो आपने साथ लाना है, मदर का या दादा का, दादी का, किसी का भी है, किसी का भी, दादाजी का, दादी जी का, जो भी आप जिनके साथ रह रहे हैं उनका फोन नंबर, जो आपके साथ वहां रह रहे हैं उनका फोन नंबर रहना है। जो आउट ऑफ ड्यूटी जा रहे हैं, किसी रीजन से कहीं और काम पे जा रहे हैं,
तो वो आपने उनका नंबर नहीं फिल करवाना है फॉर्म में, या उनका नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा मैं यहां पे एक सर्टिफिकेट जो है उसकी बात करूंगा, जो 9th सर्टिफिकेट है 9th पॉइंट है, वो है जी आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। अब ये कास्ट का सर्टिफिकेट मैंने लास्ट में क्यों बताया है, क्योंकि जो कास्ट का सर्टिफिकेट है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो किसको रिक्वायर्ड है, ये है जी रिक्वायर्ड किसको, एससी को या एसटी को, और दूसरा ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिक्वायर्ड। ठीक है। अब तीसरा और किसको रिक्वायर्ड है, जो डिफेंस कैटेगरी से है, तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। डिफेंस कैटेगरी वालों का जो सर्टिफिकेट बनता है, जिनके फादर वर्किंग हैं, जिनके फादर सर्विंग हैं, उनका बनता है जी सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट। तो सर्विस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है इट इज टू सर्टिफाई दिस, जो भी आपके फादर जो सर्विंग कर रहे हैं उनका नाम, उसके बाद उनका रैंक लिखा होता है, ठीक है, रैंक और उनका नाम लिखा होता है, उसके बाद उनका नंबर लिखा होता है, इज सर्विंग विद द इंडियन आर्मी इन दिस यूनिट, ये सारा उनका उसमें डिटेल्स लिखी होती है, तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो सर्विंग है, जो रिटायर्ड है, जो डिफेंस से रिटायर्ड है। अब डिफेंस में कौन आता है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। कई मेरे को पूछते हैं सर हम सीआरपीएफ में हैं, सीआईएसएफ में हैं या आईटीबीपी में, वो डिफेंस में नहीं आते हैं जी। डिफेंस में आता है सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कोस्ट गार्ड भी इसमें कंसिडर नहीं होता है। सिर्फ 3 कंसिडर होते हैं डिफेंस में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो ये तीनों को ही ये डिफेंस का जो कोटा है वो मिलता है। तो रिटायर्ड में जो रिटायर्ड है उनके पास उनकी डिस्चार्ज बुक होती है, डिस्चार्ज बुक, ठीक है जी। तो वो डिस्चार्ज बुक जो है हम उसी को वहां पे अपलोड कर देंगे, क्योंकि आई थिंक क्योंकि जितने भी रिटायर्ड होते हैं बंदे, जो ऑफिसर्स या जो जेसीओज या ओआर जितने भी रिटायर्ड हैं, उनके जो ऑफिसेज होते हैं, जो हेडक्वार्टर्स है, जो उनके होम ऑफिसेज है, वो काफी दूर होते हैं, तो वहां पे जाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, और ना ही वो करते हैं। तो उनका क्या चाहिए हमें, डिस्चार्ज बुक। जो रिटायर्ड है उनकी डिस्चार्ज बुक चलेगी, और जो सर्विंग है उनका सर्विस सर्टिफिकेट बनेगा। वो अपनी यूनिट से बना सकते हैं, जहां भी उनकी यूनिट में वो हैं वहां से उनका इजीली बन जाता है, ठीक है जी। अब यहां पे एक मैं और पॉइंट आपको बता देता हूं, जो क्या है कि जितने हमारे डिफेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक सर्टिफिकेट में एडिशनल बनाने को हर बार बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बन पाया, नहीं बन पाया, ठीक है जी, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो जो हमारे डिफेंस कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, डिफेंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, उन बच्चों का जो रिटायर्ड है उनका तो डिस्चार्ज बुक में डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, पर जो डिफेंस में हैं, जिनके पेरेंट्स फादर डिफेंस में हैं, सर्विंग हैं, उन्होंने क्या करना है, एक सर्टिफिकेट वहां से बनता है जिसमें बच्चे का पार्ट 2 ऑर्डर नंबर लिखा होता है। तो वो सर्टिफिकेट आपका होता है टू whom इट मे कंसर्न, ठीक है जी, वो सर्टिफिकेट बना देते हैं टू whom इट मे कंसर्न सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या लिखा होता है, इसमें लिखा होता है फादर का नेम, ठीक है जी, उसके बाद बच्चे का नाम भी होता है, चाइल्ड का नेम भी होता है, ठीक है, फादर नेम, चाइल्ड नेम, उसके बाद फादर का रैंक वगैरह सब कुछ लिखा होता है, आईसी नंबर भी लिखा होता है, और लास्ट में उसमें लिखा होता है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद लिखा होता है आर्मी रिकॉर्ड्स में पार्ट 2 ऑर्डर नंबर, पार्ट 2 ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंगली बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ये आपका एक सर्टिफिकेट जो है सर्विंग वालों को बनाना होता है टू whom इट मे कंसर्न का, जिसमें लिखा होता है फादर का नेम, बच्चे का नेम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, और पार्ट 2 ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंगली उसमें वो लिखा होता है कि ये बच्चे का पार्ट 2 ऑर्डर नंबर है, इसके अकॉर्डिंगली बच्चे की आर्मी रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ ये है।
तो ये आपने जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपने बनाने हैं बच्चों को।